हेलो फ्रेंड्स, आज हम एविडेंस एक्ट में वो तथ्य पढ़ेंगे जिनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। आज से हमारा एविडेंस एक्ट का पार्ट 2 भी शुरू होने जा रहा है और दूसरा ये हमारा एविडेंस एक्ट का लेक्चर नंबर 36 है। इससे पहले हमने पढ़ा था पार्ट फर्स्ट, एविडेंस एक्ट का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। सेक्शन 5 से लेकर 55 तक इसमें बताया गया था, मेन रूप से सुसंगत तथ्य बताए गए थे। इससे पहले वाले में हमने ये पढ़ा था कि वो कौन से रेलिवेंट फैक्ट हैं जिनको साबित करना है, यानी कि व्हाट फैक्ट इज टू बी प्रूव, कौन से ऐसे तथ्य जिनको साबित करना है, अर्थात रेलिवेंट फैक्ट हमने सेक्शन 5 से लेकर 55 तक पढ़े थे। अब हम मेन रूप से जो हम पढ़ेंगे, जिन तथ्यों को साबित करना था उनको किस तरीके से साबित कर सकते हैं, डिफरेंट मोड्स कौन से हैं। तो मेन रूप से पार्ट 2 में एविडेंस एक्ट में हम यही पढ़ेंगे कि जो हमारे तथ्य थे उनको कैसे कैसे साबित कर सकते हैं, डिफरेंट मोड्स क्या हैं। तो इसके संबंध में मेन रूप से 2 मोड्स होते हैं जिन तथ्यों को साबित करना है, यानी कि जो हमने 5 से लेकर 55 पढ़े थे। तो या तो आप ओरल एविडेंस से साबित करोगे या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से साबित करोगे। तो इसको संबंध में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करें जो मेन टॉपिक है हमारा, कि ऐसे कौन से तथ्य हैं जिनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली आप जानते ही हैं कि जनरल रूल यह है कि कोर्ट आपकी बात पर तब विश्वास करता है जब आप उस तथ्यों के संबंध में कोई ओरल एविडेंस दे देते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे देते हैं, और इन तथ्यों को ओरल एविडेंस या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से किसी तथ्य को साबित कर देते हैं, चाहे वो सुसंगत तथ्य हो चाहे विवादक तथ्य हो। जब आप साबित कर देंगे तब न्यायालय आपकी बात पर विश्वास करेगा, उससे पहले आपकी बात पर विश्वास नहीं करता। यह हमारा सामान्य नियम है। परंतु इसके संबंध में कुछ अपवाद है, अर्थात कुछ ऐसी स्थितियां भी हैं कि कोर्ट जिसको बिना साबित किए हुए भी उसको मान लेता है, इसको स्वीकार कर लेता है, अर्थात पक्षकार को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे कौन से अपवाद हैं, ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिसमें ये कंडीशन लागू होगी। तो मेन रूप से इसमें हम 3 अपवाद पढ़ेंगे जिनमें पक्षकार को उन तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। तो कौन कौन से? नंबर 1 अपवाद ये है कि फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल, यानी कि न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य, वो तथ्य जिनका न्यायालय नोटिस रखता है, संज्ञान रखता है, नॉलेज रखता है, उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। फैक्ट विच आर जुडिशियली नोटिसेबल। और जो दूसरा अपवाद है वो ये है फैक्ट एडमिटेड फैक्ट, यानी कि वो तथ्य जो ऑलरेडी एडमिटेड है, स्वीकृत है, उसको भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। और जो तीसरा अपवाद है वो ये है कि ऐसे तथ्य जिनका अस्तित्व के संबंध में न्यायालय उपधारणा करता है, प्रिजम्पशन करता है। अब इनको 1 by 1 हम पढ़ लेते हैं। तो पहला फैक्ट जो हमारा अपवाद है वो ये कह रहा है फैक्ट्स जुडिशियली नोटिसेबल, ऐसे तथ्य जिनका न्यायिक रूप, ऐसे तथ्य जो न्यायिक रूप से अवेक्षणीय है। तो ऐसे कौन से तथ्य हैं, या फिर जुडिशियली नोटिसेबल का मतलब क्या है, न्यायिक रूप से अवेक्षणीय का क्या मतलब है। तो जैसे कि नाम ही है जुडिशियली नोटिसेबल, जुडिशियली यानी कि न्यायपालिका यानी कि कोर्ट, और नोटिसेबल मतलब संज्ञान रखना। नोटिस का मतलब जो संज्ञान में है, नॉलेज में है, अर्थात ऐसे तथ्य जिसके संबंध में न्यायालय को नोटिस है, नॉलेज है, जानता है, तो उसको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी वो जानता है। तो इसके संबंध में 2 सेक्शन है पहले अपवाद के अंतर्गत, सेक्शन 56 और 57। सेक्शन 56 ये कहता है दोज फैक्ट अबाउट विच कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस, अर्थात वो तथ्य जिसके संबंध में न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेगा, तो उन तथ्यों को पक्षकार को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात जो ऑलरेडी जिसके संबंध में कोर्ट संज्ञान में ले रहा है, नॉलेज में ले रहा है, पक्षकार क्या साबित कराए, ऑलरेडी इसकी नॉलेज में है। तो उन तथ्यों को, जिन तथ्यों के संबंध में न्यायालय जिनकी न्यायिक अवेक्षा करता है, उसको पक्षकार को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसे कौन से तथ्य हैं जिसके संबंध में न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेगा, जुडिशियल नोटिस लेगा। तो इसकी एक लिस्ट दे रखी है, और वो लिस्ट एविडेंस एक्ट की धारा 57 में दे रखी है। तो नॉर्मली सेक्शन 57 में वो सारी चीजें हैं जिसके संबंध में आप नॉर्मली सब जानते हैं, चूंकि आप जानते हैं तो कोर्ट भी जानता होगा। तो ऐसी कौन सी चीज आप खुद सोचिए
जैसे कि जितने भी इंडिया में रूल्स हैं, एक्ट्स हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, ऑफिस हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं, टेरिटरी है, डिफरेंट बार है, फ्लैग है, नेशनल एंथम है, और वो जितनी भी अन्य सारी चीजें हैं, या फिर ऑफिस है, सील्स हैं, हॉलीडेज हैं, रोड या सीज के रूल्स हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में आप सब जानते हैं, तो कोर्ट भी जानता है। तो ये कुछ ऐसी लिस्ट बताई गई है, तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, बेयर एक्ट में इन पॉइंटों को लिखना है, बस उन्हीं को ध्यान रखना है, पूरा वर्ड टू वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। तो कौन से ऐसे पॉइंट है 57 में? तो 57 में हमने लिखा है द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस फॉलोइंग फैक्ट्स, यानी कि इन तथ्यों के संबंध में न्यायालय न्याय का अपेक्षा करेगा। नंबर 1 तो हमने शॉर्ट में लिख दिया है इंडियाज लॉ, इंडिया के विभिन्न विधियां, एक्ट ऑफ यूके, यूके के एक्ट पारित किए गए एक्ट, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग जो यूके की है या फिर इंडिया की है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के अंतर्गत जो पारित की गई है, या फिर कोई सील्स है, कोई इंग्लैंड का कोर्ट जिसके संबंध में न्याय का अपेक्षा करता है, या इंडिया के संबंध में कोर्ट के संबंध में कोई सील है, या फिर इंडियन कोर्ट के कोई ऑफिसर्स हैं या उनके मेंबर्स हैं, या फिर कोई पब्लिक ऑफिस है, या फिर फ्लैग है, या फिर टेरिटरीज हैं, फेस्टिवल्स हैं, हॉलीडेज हैं, या फिर कोई संघर्ष है, या फिर कोई ऑफिस या मेंबर ऑफ कोर्ट है, या फिर कोई रूल्स ऑफ रोड या सी के संबंध में, इसके संबंध में न्यायालय न्याय का अपेक्षा करेगा। इट इज अ ड्यूटी ऑफ कोर्ट नॉट द पार्टी। ड्यू टू दिस रीजन द पार्टीज नीड नॉट प्रूव दोज फैक्ट्स। तो दीज आर सेक्शन 56 एंड 57। तो ये हमारा सेक्शन 56 और 57 हो गया, यानी कि पहला अपवाद हो गया। अब दूसरे अपवाद की बात करें, दूसरा अपवाद है एडमिटेड फैक्ट, स्वीकृत तथ्य, अर्थात जो तथ्य पक्षकार ने स्वीकार कर लिए हैं तो उसको भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे कौन से तथ्य हैं जो सेक्शन 58 के अंतर्गत आते हैं? इससे पहले भी हमने पढ़ा था स्वीकृत तथ्य, यानी कि दो प्रकार की स्वीकृति हो सकती है, एडमिशन हो सकता है, एक होता है जुडिशियल एडमिशन, एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन, यानी कि न्यायिक स्वीकृति और एक होती है न्यायिकेतर स्वीकृति। तो सेक्शन 58 के अंतर्गत हम न्यायिक स्वीकृति के बारे में हम बात कर रहे हैं, जुडिशियल एडमिशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसकी वैल्यू ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशंस। तो सेक्शन 58 के अंतर्गत कौन से ऐसे फैक्ट हैं? तो पहला फैक्ट ये कहता है फैक्ट्स विच आर एग्रीड टू एडमिट बाई पार्टीज और देयर एजेंट एट द टाइम ऑफ हियरिंग। मतलब जब कोर्ट की हियरिंग चल रही है, सुनवाई चल रही है, उस दौरान यदि वाद के पक्षकार या उनके एजेंट्स किसी तथ्य को स्वीकार कर लेते हैं तो उन तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ये सेक्शन 58 का फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा। और दूसरा जो इसके अंतर्गत आता है वो ये कह रहा है दे एग्री टू एडमिट बाई देयर राइटिंग, यानी कि ऐसे तथ्य को भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है जिन तथ्यों को दूसरे पक्षकार ने अपने हैंड राइटिंग से स्वीकार कर लिया है, चाहे भले ही सुनवाई के पूर्व ही क्यों ना किया हो। तो वही लिखा है बिफोर हियरिंग। तो लिखा है दे एग्री टू एडमिट बाई देयर राइटिंग बिफोर हियरिंग, मतलब सुनवाई से पहले पार्टीज ने कोई चीज स्वीकार कर ली है, उसको भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे सपोज कर ए नाम के लैंडलॉर्ड ने अपने बी नाम के टेनेंट को एक लेटर लिखा और उससे कहा कि भाई आपका 6 महीने का रेंट ड्यू हो गया है, आपने रेंट नहीं दिया, इसलिए मैं आपको ये नोटिस देता हूं कि आप मेरा रेंट दीजिए और मकान को खाली करिए। अब जो टेनेंट है वो अपना रिप्लाई देता है, वो ये कहता है कि मैं आपका किराएदार तो हूं परंतु मैंने सारा रेंट आपको दे दिया है, अर्थात वो रेंट देता नहीं है किराएदार। अब उस स्थिति में यदि ए नाम का व्यक्ति कोर्ट में जाता है, केस फाइल करता है, शूट फाइल करता है, तो उस स्थिति में बी जो किराएदार वो ये कहने लग जाता है कि हमारे ए और बी के बीच में तो कोई रेंट डीड है ही नहीं, अर्थात वो मेरा मकान मालिक है ही नहीं, अर्थात मैं उसका किराएदार हूं ही नहीं। यदि ये चीज कहता है तो यहां पर जो ए नाम का व्यक्ति था उसे उसकी किराएदारी को साबित करने के लिए, अर्थात किराएदार को साबित करने के लिए जो बी ने जो नोटिस लिखा था हैंड राइटिंग में उसी को दे देगा, उसी से साबित हो जाएगा। अन्य किसी तथ्य को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, कोई खुद हैंड राइटिंग में उसने स्वीकार किया था। तो दूसरा पॉइंट ये है। तीसरे पॉइंट की हम बात करें, फैक्ट एडमिटेड बाय द रूल ऑफ प्लीडिंग।
ऐसे तथ्यों को भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है जिन तथ्यों को पक्षकार ने प्लीडिंग के नियम के अंतर्गत या तो स्वीकार कर लिया है, स्वीकार मान लिया गया है। मतलब प्लीडिंग यानी कि अभिवचन, अर्थात कोई ऐसे फैक्ट भी हो सकते हैं जिसको किसी पक्षकार ने अभिवचन के माध्यम से स्वीकार कर लिया है। प्लीडिंग आप जानते हैं, प्लीडिंग मींस प्लेंटिफ WS, अर्थात आप ऐसे समझिए कि प्लेंटिफ ने कोई क्लेम किया कुछ कि भाई ये चीज मेरी है, 4 महीने का रेंट निकल रहा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, कॉन्ट्रैक्ट तुमने किया। तो उस स्थिति में यदि डिफेंडेंट रिप्लाई देता है और किसी चीज को WS के माध्यम से, अपने अभिवचन के माध्यम से यदि डिफेंडेंट स्वीकार कर लेता है, तो जब स्वीकार ही कर लिया तो उस चीज को साबित करने की आवश्यकता ही नहीं रही। या फिर डिफेंडेंट प्लेंटिफ के किसी क्लेम को ना तो स्वीकार करता है ना स्वीकार करता है, तो प्लीडिंग का यह भी नियम है कि उस तथ्य को स्वीकार मान लिया जाएगा डिफेंडेंट द्वारा। तो तीसरा अपवाद जो सेक्शन 58 का जो तीसरा पॉइंट यही है कि ऐसे फैक्ट भी एडमिटेड मान लिए जाते हैं जो प्लीडिंग के नियम के अंतर्गत जिनको मान लिया जाता है, स्वीकार कर लिया। तो ये हमारा सेक्शन 58 का थर्ड पॉइंट हो गया। परंतु इस सेक्शन के अंतर्गत न्यायालय को अतिरिक्त शक्ति भी दे रखी है। इसको न्यायालय की विवेकी शक्ति भी है कि न्यायालय यदि चाहे तो इन तीनों के संबंध में यदि कोर्ट को लगता है तो वो अतिरिक्त साक्ष्य की भी मांग कर सकता है। तो ये पीटी में आपसे पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से सेकंड अपवाद हो गया। हम थर्ड अपवाद की हम बात करें कि ऐसे तथ्य जिनके संबंध में कुछ उपधारणा की जाती है। इसके संबंध में पहले हम पढ़ चुके जब हम सेक्शन 4 पढ़ा था, तो अभी हम एक बारे में हम बात कर रहे हैं कि ऐसे तथ्य जिनके बारे में विधि में कुछ ऐसा नियम बना रखा है कि इसकी उपधारणा कर ली जाएगी, मान ली जाएगी, तो इसको भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात प्रिज्यूम्ड फैक्ट। तो ऐसे कौन से तथ्य हैं, ऐसे कौन से सेक्शंस हैं या लॉ है जिनके संबंध में उपधारणा होती है, मान ली जाती है। तो हम बात करें कि उपधारणा दो प्रकार की होती है। एक होती है रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन अर्थात खंडनीय उपधारणा, एक होती है अखंडनीय उपधारणा इरिब्यूटेबल प्रिजम्पशन। जो रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन है वो इसको हम रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन को रिब्यूट कर सकते हैं, खंडित कर सकते हैं बाय गिविंग एविडेंसेस, और इरिब्यूटेबल प्रिजम्पशन को खंडित नहीं कर सकते। तो ऐसे कौन से सेक्शन है? तो हमने यहीं पर ही लिख दिया है रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन जिसको खंडित कर सकते हैं, जो खंडनीय प्रकृति की है। एविडेंस एक्ट की धारा 79 से लेकर 90